नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों की हमारे चैनल दी नॉलेज मून में। तो आप लोगों की दरोगा की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? इस बार दरोगा बनना है ना? तो बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं ला रहा हूँ। ठीक, तो ये वीडियो जो कि जियोग्राफी का है, जिसमें कि हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और उससे संबंधित सारे फैक्ट्स को देखेंगे, ताकि एक क्वेश्चन मैं कराऊं उससे आप लोगों की कम से कम 10 फैक्ट और उस टॉपिक का सारे चीज क्लियर हो जाए। ठीक, तो आप लोगों को रिवाइज करने की का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को पूरी वीडियो देख लेना है। तो आप लोगों का पूरा कंसेप्ट, मतलब एक वीडियो पूरा चैप्टर रिवाइज, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि पूरी वीडियो देख लेना है। ठीक, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ज्यादा हम बोलेंगे नहीं इस वीडियो में कि क्या है क्या नहीं, आप लोग पूरी वीडियो देखो, पता चल जाएगा। ठीक, तो ये वीडियो बिहार एसआई या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बिहार एग्जाम जितने हुए हैं उसी पे बेस्ट क्वेश्चन इस वीडियो में रखा हूं। और जितने भी वीडियो आ रहे हैं, इससे पहले भी सारे वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट खोलें। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, मानसून शब्द का क्या अर्थ है? मानसून शब्द का क्या अर्थ है? आप लोग का ऑप्शन है वर्षा, ऋतु परिवर्तन, पवन दिशा का परिवर्तन या फिर बादल बनना। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक कॉपी पेन ले लेना है और क्वेश्चन का आंसर करते जाना है, और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर देना है। बस इतना आप लोगों को काम करना है, बाकी आप लोग वीडियो देखते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पवन की दिशा में परिवर्तन। मानसून का अर्थ होता है पवन की दिशा में परिवर्तन। मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर और अरब सागर से उठने वाली हवाओं के कारण होती है, जो हिमालय से टकराकर लौटती है। भारत की लगभग 65% कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। भारत का जो कृषि है वो 65% वर्षा पर ही निर्भर है, और देश की 89% बारिश मानसून के 4 महीने जून से सितंबर में होती है। ये जो जून से सितंबर का बरसात ऋतु हम लोग का जो होता है हमारे देश में, उसमें ही 89% बारिश हो जाता है पूरे वर्ष का। और भारत में सबसे अधिक वर्षा मनसीराम, जो मेघालय में मनसीराम जगह है, जहाँ की खासी पहाड़ियां भी है वहां पे, वहीं पे भारत क्या विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वहीं पे होता है। ये चीज भी ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होता है, तो मेघालय के मानसीराम में खासी पहाड़ियां, ये चीज ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दक्कन पठार किस प्रकार का है? दक्कन का जो पठार है वो किस प्रकार का है? आप लोग का ऑप्शन है ज्वालामुखीय पठार, अवसादी पठार, हिमानी पठार या अपक्षयी पठार। तो आप लोग अपना आंसर कर लीजिए। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए, ज्वालामुखीय पठार। जो दक्कन का पठार है ये ज्वालामुखीय पठार है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन पठार है, ध्यान रखना है, सबसे बड़ा और प्राचीन पठार है। यह ज्वालामुखी ब्लास्टिक लावा के जमने से बनता है। इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। यह भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है और 8 राज्यों में फैला है। जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं, 8 राज्यों में ये फैला है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। उत्तर में सतपुरा, ध्यान रखिएगा, उत्तर में सतपुरा जो पहाड़ी का रेंज है, और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, और पश्चिम में पश्चिम घाट, और पूर्वी में पूर्वी घाट तक इसकी सीमाएं निर्धारित करती है। ठीक, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी है, ये चीज भी ध्यान रखना है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। छोटा नागपुर का पठार, अब छोटा नागपुर का पठार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये जो हम लोग छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हैं, ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। और बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार यमुना नदी के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन जब आया कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यमुना नदी के दक्षिण में स्थित है। वही बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार मालवा और छोटा नागपुर के पठारों के बीच स्थित है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पत्थर के जगह पे पठार होगा। तो जो बघेलखंड का पठार है मालवा और छोटा नागपुर के
पठारों के बीच स्थित है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछ रहा है। कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या फिर धौलागिरी। तो आप लोग अपना आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंचनजंगा। अब चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। जो कि काराकोरम पर्वतमाला, जो K2 है वो भारत की ऊंची चोटी है, जो कि काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586 मीटर है, जो सिक्किम में स्थित है। और तीसरा नंदा देवी, जो तीसरा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी है, 7816 मीटर है, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो ये चीज, तीनों चीज ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये जो अरावली पर्वत है, इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, जो कि 1686 मीटर है, यहाँ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है, ये महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में स्थित है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और दक्षिण सह्याद्री, जो कि पश्चिमी घाट का ही भाग है, दक्षिण सह्याद्री, इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई होगा यहाँ पे, ठीक, अन्नामलाई, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, क्या होगा यहाँ पे? डोडा बेटा। तो थोड़ा सा लिखा नहीं पा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डोडा बेटा होगा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जो कि इसकी ऊंचाई हो जाएगा 2637 मीटर, और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल की रानी किसे कहा जाता है? मरुस्थल की रानी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को, बीकानेर को, उदयपुर को या फिर जोधपुर को? आप लोग को बताना है मरुस्थल की रानी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जैसलमेर को। जैसलमेर को भारत की मरुस्थल का रानी कहा जाता है। राजस्थान के शहर जैसलमेर को मरुस्थल की रानी कहा जाता है। यहाँ थार रेगिस्तान के बीच स्थित है। यह जो जैसलमेर है, थार रेगिस्तान के बीच स्थित है। और थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, ये चीज भी ध्यान रखना है। और यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा आप लोग। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है, जो एक ठंडा मरुस्थल है। जब पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल, तो अंटार्कटिका मरुस्थल हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल हो जाएगा, ये चीज भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग को बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे केसर का उत्पादन होता है। केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात? आप लोग अपना आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। भारत में केसर का मुख्य उत्पादक जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन होता है। वहीं पंजाब को गेहूं का कटोरा कहा जाता है, ये चीज भी ध्यान रखना है, पंजाब को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। और पंजाब कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है, ये चीज भी ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। और चाय की सबसे अधिक खेती असम राज्य में होती है। दार्जिलिंग और असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। नांगल किसके लिए माना जाता है? नांगल जो स्थान है वो किसके लिए जाना जाता है? ठीक, आप लोग का ऑप्शन है तांबा, परिशोधन, उर्वरक, पेनिसिलिन उद्योग। तो यहाँ पे क्या चीज है? तांबा के उत्पादन यहाँ पे होता है, या फिर परिशोधन है, या उर्वरक संयंत्र यहाँ पे है, या फिर पेनिसिलिन उद्योग है? आप लोग को बताना है क्या होगा इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे उर्वरक का उत्पादन होता है।
नांगल मुख्य रूप से उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नांगल जो जगह है वो मुख्य रूप से उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और पंजाब में स्थित एक शहर है जो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में है। ये नांगल है जो पंजाब में स्थित है। यहीं पर भाखड़ा नागल बांध भी है। यहीं पर भाखड़ा नागल बांध भी है। और छोटा नागपुर का क्षेत्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और लुधियाना शहर ऊनी परिधान, ये सारी चीजें जो मतलब स्थान है जहाँ पे जैसे कि लौह उद्योग है और यहाँ पे उर्वरक है, तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे लुधियाना में ऊनी परिधान है और बुने हुए कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। जो लुधियाना शहर है ऊनी परिधान और बुने हुए कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात गुजरात और जो गुजरात है कपड़ा और रासायनिक उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पे रासायनिक उद्योग हैं और कपड़ा यहाँ पे अधिकांश बनते हैं। ठीक, ये चीज भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत की सीमा से लगने वाले देश स्थलीय हैं 7 और जलीय हैं 2। तो इसमें से कौन सा होगा? चीन, ताइवान, भूटान या फिर बर्मा, जो कि इसको म्यांमार भी कहा जाता है। तो आप लोग बताइए आंसर। चीन तो लगा ही है, भूटान भी लगा है और बर्मा भी लगा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ताइवान। बी, ताइवान भारत के 7 स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी देश। और भारत के जो 7 स्थलीय सीमा वाला पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत के 2 जलीय सीमा वाला पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव, जो कि जलीय सीमा से लगे हुए हैं। भारत सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ये कुछ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। वो हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और चीन के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है, सबको ध्यान में रखना है। और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये चीज ध्यान रखना है। बांग्लादेश के साथ है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आप लोग का ऑप्शन है जबलपुर, जोरहाट, बेंगलुरु, देहरादून। बताइए आप लोग इसका आंसर। वानिकी अनुसंधान संस्थान बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देहरादून। यह 1906 में स्थापित भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वानिकी अनुसंधान संस्थान है। यह 1906 में स्थापित हुआ था और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वानिकी अनुसंधान संस्थान है, जो कि देहरादून में है। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया गया था। जब इसका स्थापना हुआ था तो इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। जो भारत का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना है ये कहाँ स्थित है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है बिहार, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी केरल। तो कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम में है। जो न्यूनमती तेल शोधक कारखाना असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित है। न्यूनमती तेल शोधक कारखाना असम राज्य के गुवाहाटी शहर में स्थित है और यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पहली तेल रिफाइनरी है। यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पहली तेल रिफाइनरी है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1962 को हुई थी। और डिगबोई असम की भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। ये जो डिगबोई है ये भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। यहीं पे सबसे अधिक तेल का उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक तेल डिगबोई से ही उत्पादन किया जाता है। जामनगर गुजरात में भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है।
जामनगर गुजरात में भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है, ये बताना है। क्या केरल है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है या फिर राजस्थान है? तो किस राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। सबसे कम वन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य हरियाणा है, लगभग 3.63% भाग पर ही वन है। हरियाणा जो राज्य है, यहाँ पे भारत के सभी राज्य के अकॉर्डिंग सबसे कम वन क्षेत्र है। यहाँ पे सिर्फ पूरी क्षेत्रफल का 3.63% ही वन है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, जो लगभग 77,073 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। और अरुणाचल प्रदेश 65,882 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के साथ दूसरे स्थान पर है। वही छत्तीसगढ़ 55,812 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अच्छा, इसका तो आंसर साथ ही साथ हो गया, तो इसका तो आंसर हो जाएगा बी। ये काफी मतलब इजी क्वेश्चन था, ये कोई भी बता सकता है और काफी फेमस भी है। ये हर मतलब बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। बिहार के कोई भी एग्जाम हो उसमें सवाल ये आना एकदम तय है। तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य यह कैमूर और रोहतास जिले में फैला हुआ है। जो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है, ये बिहार के जो कैमूर जिला और रोहतास जिला में फैला हुआ है और बिहार राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य में से एक है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य, काजीरंगा जो वन्य जीव अभयारण्य है, यह असम में स्थित एक सिंह वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है और एक सिंह वाले गैंडों के लिए यह प्रसिद्ध है। वहीं सुंदरबन वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह मैंग्रोव के जंगल और बंगाल टाइगर के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में स्थित है और यह हाथियों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। सिरिस्का वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित यह बाघों और अन्य वन्य जीवों का घर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। यह एशियाई शेरों का अंतिम घर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह एशियाई एशियाई शेरों का अंतिम घर है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में एक पक्षी अभयारण्य है जो विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है और बाघों और हाथियों के लिए जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह बाघों, हाथियों और गैंडों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो देखा आप लोगों ने, इस एक क्वेश्चन से ही पूरा वन्य जीव अभयारण्य आप लोगों का क्लियर हो गया। तो इस वीडियो का यही खास बात है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आप लोग एक तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और उससे जो संबंधित हम लोग देखेंगे पूरा, मतलब अभी वन्य जीव अभयारण्य से क्वेश्चन था और पूरा वन्य जीव का भी हम रिवाइज आप लोगों को करवा दिए। तो आप लोगों को अब क्या पढ़ना है, जाके नोट से रिवाइज करना है या फिर सिलेबस देखना है, जो भी यहीं पे आप आइए ना, आराम से करते चलिए, सब रिवाइज होता जाएगा। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ खोला गया था? भारत का जो पहला कीट संग्रहालय है कहाँ खोला गया था? ए कर्नाटक, बी असम, सी तमिलनाडु या डी झारखंड में। तो कीट संग्रहालय पहला कहाँ खोला गया था आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। तो भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में खोला गया था। हो गया। कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जो कीट पतंग का अध्ययन होता है उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और वहीं मकड़ियों का अध्ययन एरिनियोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन एरिनियोलॉजी कहलाता है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और भारत का पहला कीट संग्रहालय कोयम्बटूर, ये तमिलनाडु का, यही जो क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में ही ये कोयम्बटूर है। इसी चीज को ये
बता रहा है। इंटकी इटकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे इंटकी नहीं, इटाकी हो जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो से ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए अब टाइम कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और आप लोग पढ़े हैं तो क्वेश्चन तो समझ पा ही रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज करिएगा। मेरा भी अभी नया नया यूट्यूब चैनल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और हर दिन बेहतर ही हो रहा हूँ, इस चीज़ को मैं भी मान रहा हूँ। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड। इटाकी जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये नागालैंड में स्थित है। अब हम लोग स्टेट वाइज सारे राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। ठीक, अब आप लोग का ये राष्ट्रीय उद्यान का पूरा चुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी ये असम, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह एक सिंघा वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तराखंड में है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। राजस्थान के हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये बाघ देखने के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। वही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघों की सबसे सघन आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। केरल के है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पलक्कड़ जिले में स्थित है। गुजरात, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में से कौन सही बताना है। जैसे कि दलदली मिट्टी क्या कक्ष के रण में है? नमकीन मिट्टी मरुभूमि में होता है? पिट मिट्टी उत्तर प्रदेश में है? या लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में है? तो आप लोगों को इसमें से गलत बताना है, कौन गलत होगा। दलदली मिट्टी कक्ष के रण में है, ये सही है। नमकीन मिट्टी मरुभूमि में होता ही है। और लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है। सी, पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है। पीट मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहा जाता है और पीट मिट्टी जैविक मिट्टी है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, ओडिशा तटीय क्षेत्र और केरल के कुछ जिलों में दलदली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र है। जो पीट मिट्टी है इसको दलदली मिट्टी भी कहा जाता है और ये ओडिशा, केरल के कुछ जिलों में मतलब ये होता है। और लवणीय मिट्टी को चरिया मिट्टी या रेह मिट्टी या फिर ऊसर मिट्टी एवं कलर मिट्टी भी, देखिए लवणीय मिट्टी को कितने नाम से जाना जाता है? चरिया मिट्टी, ऊसर मिट्टी, रेह मिट्टी, कलर मिट्टी, ये सब लवणीय मिट्टी का अन्य नाम है। और पीली मिट्टी को केरल में पीली मिट्टी केरल राज्य में अधिक पाई जाती है और पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, ये चीज भी ध्यान रखना है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिम घाट, पश्चिम घाट को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, मतलब कि क्षेत्र के अनुसार, उसके विभाजन के अनुसार। तो आप लोग बताना है कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित जो पश्चिम घाट है उसको किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई, सह्याद्री या पालघाट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सह्याद्री। अब पश्चिमी घाट से जुड़े सारे फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम सह्याद्री महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में सह्याद्री, नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां है ये कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट का ही भाग है। अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां केरल में है। अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां केरल में है। इन्हें कुछ हिस्सों में मलनाड भी कहा जाता है, खासकर कर्नाटक में। पश्चिमी घाट के कुछ हिस्से को मलनाड भी कहा जाता है, खासकर कर्नाटक में। पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय घाट, पश्चिमी घाट के जो तट हैं उसका भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कोकण तट गुजरात से गोवा तक फैला हुआ है, कोकण तट है।
जो गुजरात से गोवा गोवा तक फैला हुआ है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये तट जो है ना, ये पूछ लेता है कि कोकण तट किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है। तो कोकण गुजरात से गोवा, ये चीज ध्यान रखना है। कोकण गुजरात से गोवा। वही कन्नड़ तट कर्नाटक राज्य में स्थित है। कन्नड़ कर्नाटक, कन्नड़ कर्नाटक। मालाबार तट, मालाबार तट केरल में मालाबार केरल केरल, मालाबार केरल केरल, मालाबार केरल। कन्नड़ कर्नाटक, कोकण गुजरात और गोवा। पूर्वी तटीय घाट, उत्तरी सरकार तट जो कि महानदी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है। महानदी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक। उत्कल तट, उत्कल तट उड़ीसा राज्य का तटीय क्षेत्र है। उत्कल तट उड़ीसा राज्य का तटीय क्षेत्र है, जिसे उत्कल तट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सुमिलित नहीं है, उसको छांटना है। नाथुला, ये दर्रा है सब। नाथुला, रोहतांग, सिपकिला, बोमडीला। तो आप लोग को बताना है कि ये जो दर्रा दिए हुए हैं उस राज्य में स्थित है कि नहीं। नाथुला क्या सिक्किम में है? रोहतांग क्या हिमाचल प्रदेश में है? सिपकिला क्या जम्मू कश्मीर में है? बोमडीला क्या अरुणाचल प्रदेश में है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिपकिला, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये चीज को ध्यान रखना है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में, जो हिमालय का श्रेणी है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा लद्दाख जम्मू और कश्मीर में स्थित है। खारदुंग ला दर्रा ये भी लद्दाख में है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। वहीं जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे थे, तो हम लोग देख लिए। सिपकिला हिमाचल प्रदेश, काराकोरम लद्दाख, और खारदुंग ला दर्रा लद्दाख, बुर्जिला जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, दुधवा सागर जलप्रपात कहाँ है? जलप्रपात बताना है कि दुधवा सागर जलप्रपात कहाँ है। गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, गोवा। जो दुधवा सागर जलप्रपात है ये गोवा में स्थित है। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात भी देख लेते हैं। यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। जो जोग जलप्रपात है ये भारत के ऊंचे झरनों में से एक है। नोह कलिकाई जलप्रपात मेघालय के खासी हिल्स में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा झरना नोह कलिकाई जलप्रपात, जो कि मेघालय के खासी हिल्स में स्थित है, इसे भारत का सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात माना जाता है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित एक खूबसूरत और प्रसिद्ध झरना है। हुंड्रू फॉल्स या हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये जो हुंड्रू जलप्रपात है झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह भारत के प्रमुख झरनों में से एक है। अथिरापिल्ली जलप्रपात केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। इसे केरल का नियाग्रा भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। केरल का नियाग्रा अथिरापिल्ली जलप्रपात को कहा जाता है। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक के बराही नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक के बराही नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित अपनी धुंध भरी बूंदों के कारण प्रसिद्ध है। ये जो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है और ये अपनी धुंध भरी बूंदों के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नामचिक कोयला क्षेत्र कहाँ है? नामपुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? क्या यह मणिपुर में है? क्या यह असम में है? क्या यह तमिलनाडु में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। अब कोयला के बारे में हम लोग जानते हैं। कोयला अवसादी परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। 1973 ईस्वी में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण भारत में कर दिया गया। 1973 में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।
भारत सरकार द्वारा कोयला खनन राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 में लाया गया था और भारत में कोयला खनन वाणिज्य के आधार पर सर्वप्रथम 1974 ईस्वी में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज क्षेत्र से निकाला गया था। जो भारत में प्रथम बार कोयला का खनन किया गया था वह दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज क्षेत्र से निकाला गया था। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। कोयले के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। कोयला के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है भाई? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस या लिग्नाइट। 4 हो गया। ये एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। ये कोयलाकरण की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। इनकी गुणवत्ता कार्बन सामग्री और ऊर्जा सामग्री के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। कार्बन और ऊर्जा के आधार पर इन लोगों को वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, जबकि लिग्नाइट सबसे निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी बनता है। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन होगा? ए एंथ्रासाइट। इसका फर्स्ट लेटर भी ए है, तो A1 का कोयला कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट। और लिग्नाइट, अब हम लोग क्रम के अनुसार देखेंगे, जो अल्फाबेट का क्रम है ए, उसके बाद बिटुमिनस है, तो ए के बाद बी इससे मतलब थोड़ा सा कम है, और एल सबसे लास्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा मतलब सबसे कम गुणवत्ता वाला। तो ऐसे करके भी इसको याद कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोगों का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुआ होगा और वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट और इतना अच्छे से क्वेश्चन था, और उससे संबंधित जो हम लोग एनालिसिस देखें, उससे संबंधित तो हम लोग और प्रश्न देखें। ये 30 क्वेश्चन थे, लेकिन इससे हम लोग लगभग 200 से कम क्वेश्चन नहीं हम लोग किए होंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और हमारे मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अपना स्कोर सबसे जरूरी है, अपना स्कोर कमेंट करें, देखते हैं कौन ज़्यादा स्कोर किया है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए बाय।